हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक्स। यस बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एट द हायर लेवल, दैट इज़ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO। इसके बारे में जनरली आपने सुना होगा, लेकिन इसके लिए स्टडी ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट जो है वो आपके लिए है एट हायर लेवल, दैट इज़ आइदर एट TY लेवल या एट MCOM लेवल। तो आज हम स्टार्ट करते हैं WTO की जर्नी यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कौन सी, धीरे धीरे हम डिस्कस करते जाएंगे इनके बहुत सारे एग्रीमेंट्स, दैट इज़ ट्रिप हो, ट्रिम हो, गट्स हो, ये सब चीज़ें हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि WTO है क्या, यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है क्या, इस WTO के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। ये जनरली TY के लेवल पे BCom के बच्चों को तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जनरली आपकी यूनिवर्सिटी डिमांड करती है। So let us discuss this WTO के functions, objectives and principle in a very easy way, as you know that simplicity is our main motto. Now जब हम बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये एक ग्लोबल लेवल पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है विथ द वेरियस ट्रेड बिटवीन द वेरियस कंट्रीज़, और उनके लिए बहुत से रूल्स बनाना, उनके लिए एग्रीमेंट साइन करना, उनके साथ डिफरेंट मेंबर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ निगोशिएट करना, और जो एग्रीमेंट से वो डील कर रहे हैं दे आर रेटिफाइड इन द पार्लियामेंट ऑफ देयर कंट्री। यानी जो मेंबर गवर्नमेंट्स हैं they mostly try to negotiate with the different countries, यानी member of parliament के साथ they will deal as per the limits given in the agreements, उनके हिसाब से वो चलते हैं। Now ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये कब एग्जिस्ट हुआ? ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इट केम इनटू द पावर फ्रॉम द 1 जनवरी 1995। कौन सा डेट कहा मैंने बच्चों? 1 जनवरी 1995। इस डेट से WTO जो था उसने अपना पावर स्टार्ट किया, और ये जो WTO कोई इसने नेम जो था वो हमने इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन दिया, लेकिन इसके पहले इसको हम जानते थे विद द नेम गट यानी GATT यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड, हम इनको इस नाम से जानते थे। 1948 में जब ये एग्रीमेंट आया था जिसमें मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स को उन्होंने फोकस किया था ना, इस गट के अकॉर्डिंगली ये जो मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स बनती थी दे वर डीलिंग विथ द गुड्स, वो गुड्स के साथ डील करती थी। लेकिन आफ्टर द कोर डिस्कशन फ्रॉम द 1986 to 1994 इन द यूरेगाई राउंड, जब यूरेगाई राउंड में जब बहुत सारे डिस्कशन 1986 से लेके 1994 तक हुई, तो इनका आउटकम था, रिजल्ट था कि WTO जो एक नए नाम से आया इसने रिप्लेस किया गट को, लेकिन अभी ये डील किस में करेगा? नॉट ओनली गुड्स बट इट विल आल्सो डील इन सर्विसेज, यानी वो सर्विसेज में भी डील करेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में, यानी ये सब चीज़ें जो थी अब वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के पावर के अंदर आ गई। इनका मेन गोल, WTO का जब हम मेन गोल कहते हैं, इनका मेन गोल ये था लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। जब हम ट्रेड का लिबरलाइजेशन कहते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेसिव चेंजेस लानी है और स्पेशली सपोर्ट करना है डेवलपिंग कंट्रीज़ को। इंटरनेशनल ट्रेड को जब वो प्रमोट करते हैं तो दे विल ट्राई टू हेल्प टू प्रोड्यूसर्स जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हें हेल्प करना, एक्सपोर्टर्स को हेल्प करना, इम्पोर्टर्स को हेल्प करना इन द स्मूथ कंडक्ट ऑफ देयर बिजनेस। WTO के जितने भी मेंबर्स हैं जनरली वंस इन अ 2 year दे मीट
एट द जेनेवा, दैट इज़ इन स्विट्ज़रलैंड, जहाँ उनकी मेन ऑफिस है। वहाँ पे उनके जो डेलीगेट्स हैं, वहाँ पे जो हमारे मेंबर्स हैं, जो हमारे गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो उनके साथ मिलते हैं और बहुत सारी ट्रेड पॉलिसीज़ जो हैं वो डिस्कस होती हैं। तो इस तरह से वो पूरा काम चलता है। अब हम कर रहे हैं कि हमारा मेन जो क्वेश्चन इस, ये तो हमने थोड़ा सा हमने इसकी WTO की एक छोटी सी समरी देखी। आज हमारा क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शंस ऑफ WTO। तो उसको लिखना कैसे है बच्चों? बहुत आसान। पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखो। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे कि पहले क्या था? गट था, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड। It was replaced by the WTO, यानी WTO came into the power। कब आया पावर में? 1 जनवरी 1995 में। उस समय हमारे इस WTO के कितने मेंबर थे? 81 मेंबर्स थे, और जिसमें से इंडिया वॉज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ WTO। अगर हम एट प्रेजेंट बात करें बच्चों, एट प्रेजेंट 2020 तक अगर हम बात करें, 21, 22 जो एट प्रेजेंट हमारी सिचुएशन है, तो एट प्रेजेंट इस WTO के 164 मेंबर्स हैं जो ऑक्यूपाई करते हैं 98% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड। ये जो 160 मेंबर्स हैं, ये हैं फ्रॉम द 29 जुलाई 2016 से हमारे ये मेंबर्स हैं। और इनका बजट कितना रहता है? अगर हम 2020 के बजट की बात करें तो इस 2020 में इस वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने बजट एस्टिमेट किया था 197 मिलियन स्विस फ्रैंक्स। 197 स्विस मिलियंस, 197 मिलियंस स्विस फ्रैंक्स फॉर 2020। इतना बड़ा बजट रहता है। इसमें वो प्लान करते हैं कि किस तरह से उनकी जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, दे विल ट्राई टू प्रमोट देयर ट्रेड, यानी इन वेरियस गुड्स में हो, वेरियस सर्विसेज में हो, वो अपना ट्रेड को एक्सपांड करेंगे। इससे उनके कंट्री की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी और ओवरऑल प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। इससे क्या होगा? हमारे लेवल ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ेगा। तो इस तरह से हमारे इकोनॉमी को बेनिफिट मिलता है व्हेन वी आर डीलिंग विद द डिफरेंट कंट्रीज़। और WTO का यही काम था कि जितने भी बैरियर्स हैं, जितने भी रिस्ट्रिक्शंस हैं इंटरनेशनल ट्रेड्स के, इनको रिड्यूस करना, इनको कम करना, एंड दे विल ट्राई टू प्रमोट द इंटरनेशनल ट्रेड। तो इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसने लिया? WTO ने लिया। तो एक छोटा सा फर्स्ट पैराग्राफ। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं सेकंड पार्ट, ऑब्जेक्टिव्स। ये WTO के मेन एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? पहला एम जो था, इट वाज टू प्रमोट द वर्ल्ड ट्रेड। पूरे वर्ल्ड का ट्रेड को प्रमोट करना था, हर कंट्री की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बूस्टअप करना था। इसके लिए टू प्रमोट द वर्ल्ड ट्रेड दैट विल गिव बेनिफिट टू ईच एंड एवरी कंट्री, जो हर कंट्री को बेनिफिट देगा, उनको सपोर्ट देगा। क्योंकि जब उनका ट्रेडिंग बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी, उनकी एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होगी। तो इस तरह से हर कंट्री को बेनिफिट देना, इट वाज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, यानी टू प्रमोट द वर्ल्ड ट्रेड दैट विल गिव द बेनिफिट टू एवरी कंट्री। सेकेंड ऑब्जेक्टिव था टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल ऑफ द मेंबर नेशन। अब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ाना, यानी ईच एंड एवरी वेराइटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोवाइडेड ओवर देयर। यानी जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं तो यू नो दैट कि वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के ऑप्शंस आर ओपन फॉर अ प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास तो वैरायटी होता ही होता है, लेकिन प्रोड्यूसर्स के सामने भी डिफरेंट वेज, डिफरेंट रॉ मटेरियल, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ रहती हैं, डिफरेंट इनोवेटिव आइडियाज़ रहती हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में वो डील करते हैं। तो इस तरह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो जाता है क्योंकि इनकम बढ़ने लगती है। तो इस तरह से व्हेन वी एंजॉय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमारे देश के प्रोड्यूसर्स का, कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है, तो ओवरऑल नेशनल इनकम बढ़ता है।
तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ऑटोमेटिकली बढ़ ही जाता है। तो सेकंड एम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव? टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द मेंबर कंट्री। थर्ड, टू ब्रिंग द फुल एम्प्लॉयमेंट इन ऑल कंट्रीज। WTO का मेन एम और ऑब्जेक्टिव यही था कि जब हम सब कंट्रीज़ आपस में मिलके ट्रेड करेंगे तो बट नेचुरल आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो बट नेचुरल हमारे इकोनॉमी में जो पॉवर्टी का प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, ये रिड्यूस हो जाएगा। तो ये हमारा थर्ड टारगेट था कि हर कंट्री चाहता है टू अचीव द फुल एम्प्लॉयमेंट। वो हमेशा चाहते हैं कि हमेशा हम वर्क करें, हमेशा हम बेटर एफिशिएंसी लाएं जहाँ पे हमें फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल अचीव हो। तो ये हमारा थर्ड टारगेट था। फोर्थ ऑब्जेक्टिव WTO का है टू एक्सपांड एंड यूटिलाइज, to expand and utilize world resources in best manner। यानी वर्ल्ड के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम बेस्ट वे में यूटिलाइज करें। कोई भी रिसोर्सेज हो, मैन हो, मनी हो, मटेरियल हो, मशीनरी हो, मेथड्स हैं, उन सबको हम इतना बेस्ट वे में यूटिलाइज करें कि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और कॉस्ट को हम रिड्यूस करें। प्लस क्या होता है, हर प्रोड्यूसर सपोज अपने डोमेस्टिक डिमांड के लिए भी प्रोड्यूस करेगा, बिसाइड विद दैट वो इंटरनेशनल डिमांड को भी सेटिस्फाई करने की कोशिश करेगा। तो प्रोडक्शन लेवल बढ़ा, जब प्रोडक्शन लेवल बढ़ेगा तो रॉ मटेरियल ज़्यादा आएगा, रॉ मटेरियल ज़्यादा, मशीनरी ज़्यादा, तो कॉस्ट पर यूनिट विल कम डाउन। तो इस तरह से हर एक प्रोड्यूसर के कॉस्ट लेवल को कम करना है, एक लर्निंग का बेनिफिट उन्हें देना है, ये भी हमारे कॉस्ट को कम कर देता है। तो ओवरऑल हमारे रिसोर्सेज को बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है। फिफ्थ वन था टू इंक्रीज द हेल्दी कंपटीशन अमंग ऑल द ट्रेडिंग पार्टनर्स। ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन भी है WTO का, क्योंकि WTO ने हमेशा चाहा कि एक फेयर और हेल्दी कंपटीशन होनी चाहिए। क्योंकि जो ट्रेडिंग कंट्रीज़ होती हैं, सम टाइम ऐसा होता है कि उनके इंटरेस्ट जो है वो कॉन्फ्लिक्ट करने लगते हैं। तो अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ, तो दे विल सेट अ रूल्स इन सच अ वे कि देयर मस्ट बी अ हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन। एक हेल्दी और फेयर कंपटीशन करवाना ही मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है WTO का। देन सिक्स्थ है टू रिमूव द वेरियस प्रॉब्लम्स इन वर्ल्ड ट्रेड। यानी जब हम इंटरनेशनल ट्रेड में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे बैरियर्स आते हैं, यानी टैरिफ के बैरियर्स भी होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं। तो WTO ने अपने एफर्ट्स डाले, उन्होंने ये कोशिश किया कि इंस्टेड ऑफ बायलैटरल एग्रीमेंट देयर इज़ मल्टीलैटरल एग्रीमेंट, और उस मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में हम ये एफर्ट्स डालेंगे कि देयर मस्ट बी नेगोशिएशन फोरम होना चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ होनी चाहिए, सम कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, रूल्स सेट करेंगे ताकि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं, जो भी वो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनाएंगे, जो भी वो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ फॉलो करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि ईच एंड एवरी कंट्री विल बी बाइंडिंग विद द अदर्स। वो दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेगा। दे विल डू एज पर द रूल्स, क्लॉज, लिमिट गिवन इन द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट्स के अंदर दिया गया रहेगा। तो इससे क्या होगा, हर एक कंट्री जो है वो इजीली ट्रेड कर पाएंगे। या सपोज कभी कुछ ट्रेड बैरियर्स आते भी हैं, समझो किसी ने प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी यूज़ किया है, दे हैव पुट सम टैरिफ का बैरियर, तो विद द हेल्प ऑफ WTO दैट टैरिफ का कंट्रोल उसको भी हम रिड्यूस कर देते हैं। बहुत सारे पॉजिटिव एक्शंस आर टेकन टू इंक्रीज द ट्रेड। तो इस तरह से WTO हर कंट्री को और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा सपोर्ट करती है फॉर इंक्रीजिंग द ट्रेड। और अगर जब चेंजेस आते हैं,
और चेंजेस लाने में स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को टाइम लगता है व्हेन द टेक्नोलॉजी इज़ अडॉप्टेड। जब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आता है, रिसोर्सेज में चेंजेस आता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में चेंजेस आता है, तो इस तरह के प्रोडक्ट प्रोसीजर्स में कुछ न कुछ चेंजेस आते हैं। लीगल वर्क में भी थोड़ा प्रॉब्लम आता है, तो उनके लिए दे विल फॉलो द स्टेप्स ऑफ प्रोग्रेसिव लिबरलाइजेशन, यानी धीरे धीरे चेंजेस लाने के लिए दे विल गिव इनफ टाइम टू डेवलपिंग कंट्रीज सो दैट दे कैन आल्सो कोप अप विद द डेवलप्ड कंट्रीज। वो भी डेवलप कंट्रीज़ के साथ जो है वो अपनी पेस को, अपनी स्पीड को, अपने ग्रोथ को, अपने डेवलपमेंट को बढ़ा सकें। तो इस तरह से जितने भी ट्रेड के बैरियर्स हैं उनको कम करने की कोशिश करती है WTO। देन सेवेंथ है टू इंक्रीज द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी टू इंक्रीज द एम्प्लॉयमेंट। ये तो मेन एम है। WTO चाहती है कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन सब का ट्रेडिंग बढ़े, और जब ट्रेड बढ़ता है तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस वो भी बढ़ेगी, इफ़िशेंसी भी बढ़ेगी, और जब ये बढ़ता है प्रोडक्शन भी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, तो जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो भी ऑटोमेटिकली अफेक्ट होगा, वो भी बढ़ेगा। यानी ओवरऑल इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट ऑल विल इंक्रीज, सब बढ़ने लगेंगे। तो प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन वो भी बढ़ाना, इट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। एट्थ था टू प्रमोट एन आइडिया ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल ग्रोथ, जब हम कहते हैं सस्टेनेबल ग्रोथ, तो हर कंट्री का मेन एम होता है टू हैव द सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक कंटिन्यूअस ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अमंग ऑल द ट्रेडिंग कंट्रीज। जितने भी ट्रेडिंग कंट्रीज़ हैं उनमें अगर कोई प्रॉब्लम आता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस, कभी रुकावट, कभी बैरियर, कभी कोई रिसेशन आ जाता है इकोनॉमी में, कोई भी सपोज बॉटलनेक क्रिएट हो जाता है, हर्डल्स आ जाते हैं, तो WTO ऑलवेज सपोर्ट देम। वो हमेशा कोशिश करता है, क्योंकि ये मैंने पहले ही कहा, ये एक ग्लोबल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डीलिंग करता है विद द रूल्स ऑफ ट्रेड बिटवीन द डिफरेंट नेशन एंड स्पेशली एज इट, मतलब जब हम इसमें मेन बात करते हैं द कोर ऑफ द मेन WTO के हार्ट में अगर हम देखेंगे तो जनरली दे मोस्टली डील विद द डिफरेंट एग्रीमेंट्स, जनरली दे विल ट्राई टू नेगोशिएट विद द डिफरेंट कंट्रीज ताकि ट्रेड ज़्यादा बढ़े। जो फॉरेन पॉलिसीज़ हैं वो सबके लिए मैक्सिमम बेनिफिट लेके आए, और उनका मेन गोल क्या होता है, वो हमेशा सपोर्ट करते हैं टू ऑल द प्रोड्यूसर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच दे डील विद आइदर एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट, और उनके कंडक्ट, मतलब स्पेशली जो बिज़नेस वो कर रहे हैं उनके कंडक्ट को वो स्मूथ कर देते हैं। तो इस तरह से WTO हमेशा कोशिश करती है सस्टेनेबल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। देन लास्ट ऑब्जेक्टिव जो है WTO का, दैट इज़ टू टेक द मेजर्स, इस तरह के एफर्ट्स लिए जाते हैं टू प्रोटेक्ट बचाना है, एंड टू प्रिजर्व द एनवायरमेंटल बैलेंस। एनवायरमेंट बैलेंस यानी इस तरह से उन्हें मेजर्स लेने हैं ताकि हमारे जो एनवायरमेंट है उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो, और अगर सपोज़ एनवायरमेंट को कहीं अफेक्ट हुआ, अगर वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ, तो बट नेचुरली यू नो दैट कि वो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इकोनॉमी के प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को फिर से कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा। तो इसके लिए WTO की ये एक हमेशा एफर्ट रहता है, ये कोशिश रहता है कि हमेशा हर मेंबर नेशन को प्रोटेक्ट करना है और स्पेशली प्रिजर्व करने हैं जितने भी इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज हैं, यानी इकोलॉजिकल जो बैलेंस है उन्हें हमें तोड़ने नहीं देना है। जो एक इन्वायरमेंट है उन्हें स्मूथली हमें सपोर्ट करना है। तो इन्वायरमेंटल बैलेंस को, कंडीशंस को माइंड में रख के हमें जो है वो आगे बढ़ना है ताकि इकोनॉमी में पोल्यूशन नहीं हो, चाहे वो एयर हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो नॉइज़ पोल्यूशन हो, चाहे वो रेडियो एक्टिव जो है पोल्यूशन हो, ये नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये पोल्यूशन हमारे इन्वायरमेंटल बैलेंस को स्टेबल रखने नहीं देते हैं।
तो मोस्टली हमारे जो WTO है उनके एफर्ट्स होते हैं, दे विल try to take some measures, they will try to follow some rules which will preserve and protect the environment balance, जो हमारे environment को balance stable करने के लिए लिए जाते हैं। इसके लिए बहुत सारे social measures भी लिए जाते हैं। तो ये हैं objectives of WTO। अब एग्ज़ाम में जब ये ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मोस्टली इस तरह से रहता है, ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन TY लेवल पे सपोज ये क्वेश्चन आता है, तो यू नीड नॉट राइट ऑल द ऑब्जेक्टिव्स। जैसे इसमें से हमने 9 ऑब्जेक्टिव्स कहा, उसमें से एनी 6-7 ऑब्जेक्टिव्स यू कैन राइट। ओके बच्चों, अच्छा अब बढ़ते हैं आगे, प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। यानी जब ये WTO को फ्रेम किया गया आफ्टर अ वेरी लॉन्ग डिस्कशन फ्रॉम द 1986 से लेके 1994 तक, दैट इज़ द यूरेगाई राउंड में इतने सारे नेगोशिएशन किए गए, और उस नेगोशिएशन के बाद जब WTO का फ्रेमवर्क बनाया गया तो उसमें उन्होंने क्या रूल्स सेट किए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। क्या प्रिंसिपल्स थे? पहला है ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, पहला रूल WTO का ये था कि ट्रेड करना है विथ मेंबर कंट्रीज के साथ, बट कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं, यानी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी। और इसके लिए उन्होंने प्रिंसिपल कौन सा फॉलो किया बच्चों? उन्होंने फॉलो किया MFN, MFN यानी मोस्ट फेवरेट नेशन। यानी WTO के लिए हर कंट्री वॉज अ मोस्ट फेवरेट नेशन, यानी हर एक कंट्री को उनका प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देना है। यानी ऐसा नहीं कि किसी को हमने ज़्यादा सपोर्ट किया, किसी को कम सपोर्ट किया, किसको ज़्यादा हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का सपोर्ट दिया, किसी को ट्रेडिंग एग्रीमेंट में हमने ज़्यादा सपोर्ट किया, किसी को कम किया। नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। यानी ट्रेड करना है बट विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, नो फेवरिज्म, नो बायस, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यानी नॉन डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी जो होगी वो फॉलो की जाएगी। एंड मेन प्रिंसिपल था कि देयर वाज अ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरीवन, यानी हर एक के लिए वो क्या कंसिडर करते हैं? मोस्ट फेवरेट नेशन, यानी MFN। उनके लिए हर एक नेशन क्या है? MFN, यानी मोस्ट फेवरेट नेशन। अच्छा, सेकंड रूल, सेकंड प्रिंसिपल, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड। देखो हम शुरू से कह रहे हैं कि जो WTO है उसका मेन पर्पस ये है टू रिड्यूस ऑल द रिस्ट्रिक्शंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी टू ब्रिंग द लिबरलाइजेशन। यानी एक ऐसा हमें एटमॉस्फेयर चाहिए, ऐसे सर्कमस्टांसेस चाहिए कि हर कंट्री जो है वो ईजिली हर तरह के गुड्स एंड सर्विसेज में दूसरे कंट्रीज के साथ डील कर सके। तो लिबरलाइजेशन का एटमॉस्फेयर जो हमने पढ़ा था कि हमारे इंडिया में ये कब से स्टार्ट हुआ बच्चों? 1991 से। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के 3 मंत्रास थे, LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यही मंत्रास थे। और 1995 में जब ये WTO बना तो इसका भी रूल यही था, प्रिंसिपल यही था कि लिबरलाइजेशन लाना है हर कंट्री के लिए, एक ऐसा एटमॉस्फेयर देना है हर कंट्रीज़ को कि विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, विदाउट एनी हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल दे कैन डील विद द डिफरेंट कंट्रीज। यानी हर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस में सपोर्ट करना है। हाँ, इसमें उन्होंने सपोज कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे टेक्नोलॉजिकल कभी कभी बैरियर्स आते हैं, चेंजेस आते हैं, तो दे विल प्रोवाइड मैक्सिमम टाइम टू डेवलपिंग कंट्रीज टू ब्रिंग द चेंजेस। भले उनमें स्लो चेंजेस हो ना, लेकिन वो लेके आए, वो टाइम देते हैं इस तरह से ताकि वो भी उस न्यू टेक्नोलॉजी के साथ एडजस्ट हो जाएं, उसमें मदद करते हैं। तो लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, अब उसके लिए उन्होंने क्या किया? टू रिमूव द ऑब्स्टेकल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी भी रुकावटें हैं, ऑब्स्टेकल्स हैं, उन्हें हटाना है। और टू गिव द इनफ टाइम
to all the member countries to bring the changes लाने हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंजेस लाना है, एनर्जी रिसोर्सेस में चेंजेस लाना है, सपोज हमारे डिफेंस सिस्टम को थोड़ा बदलना है, जो भी हम चेंजेस ला रहे हैं उनका लीगल वर्क में हमें कुछ बदलाव लाना है, चेंजेस लाना है, तो दे विल गिव द इनफ टाइम टू ब्रिंग द चेंजेस, क्योंकि हर एक का पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम नहीं होता है। हर एक कंट्री का लेवल ऑफ डेवलपिंग, लेवल ऑफ ग्रोथ, लेवल ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग रहता है, लेकिन WTO की हमेशा से ये कोशिश रही कि उन्होंने सब कंट्रीज़ को मदद किया, और स्पेशली लेस डेवलप कंट्रीज़ को तो उन्होंने ज़्यादा पॉजिटिवली सपोर्ट किया, ताकि उन्हें भी डेवलपिंग कंट्रीज़ को डेवलप कंट्रीज़ के साथ मैचअप होने में हेल्प मिले। तो ये सपोर्ट WTO ने सबको किया, और डेवलपिंग कंट्रीज़ को तो ज़्यादा सपोर्ट किया ताकि वो भी डेवलप कंट्रीज़ जितने ज़्यादा ग्रो कर पाएँ। तो इस तरह से लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड के लिए सेकंड रूल्स उन्होंने बनाया कि पूरे ट्रेड की जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, जितनी भी रुकावटें हैं, उन सबको दूर किया जाएगा, यानी फ्री ट्रेड पॉलिसीज़ उन्होंने सेटअप किया। देन थर्ड, प्रेडिक्टेबिलिटी। जब हम कहते हैं ना प्रेडिक्टेबिलिटी, तो हम दो चीज़ों की बात करते हैं बच्चों, प्रेडिक्टेबिलिटी यानी बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंटी। यानी जब हम कहते हैं कि हर कंट्री दूसरे कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए एग्रीमेंट में इंटर हो रहे हैं, तो जब वो एग्रीमेंट साइन करते हैं उस समय नेगोशिएशन होता है। फर्स्ट दे विल टॉक विथ ईच अदर, देन दे विल सेट द सम लिमिट्स, वो लिमिट सेट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद दे विल डील विद इन दैट लिमिट, यानी दे आर बाइंड टू फॉलो दैट ऑल एग्रीमेंट। हमें पता रहता है कि इतना जितना भी उन्होंने वो इस एग्रीमेंट में रेडी किया है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम ये सब करेंगे, इतना प्रोडक्शन करेंगे, इस तरह की डील करेंगे, इस तरह की चेंजेस हम लाएंगे, इस तरह का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रहेगा, व्हाटएवर में भी उन्होंने जो भी डील किया है, ये डील के साथ जो भी उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है, ईच एंड एवरी एग्रीड मेंबर कंट्री मस्ट बी बाइंड विद दैट एग्रीमेंट। वो उस एग्रीमेंट के साथ बाइंड रहेगा। इससे क्या होता है, एक ट्रांसपेरेंसी रहती है। दे विल ट्राई टू डिस्क्लोज ईच एंड एवरीथिंग क्लियरली इन फ्रंट ऑफ WTO मेंबर। तो ये सब चीज़ें अच्छा कैसे काम करेंगे, जैसे उनका नेगोशिएशन एक फोरम रहता है, ऑफिस रहता है, जहाँ पे ये सब एग्रीमेंट जो है वो साइन रहती है। तो मेन क्या रहती है, प्रेडिक्टेबिलिटी। हमें मालूम है वो कितना ट्रेड करेंगे, वो कितना बिजनेस करेंगे, किस तरह से वो टैरिफ्स को फॉलो करेंगे, यानी हमें उनकी मूवमेंट्स का पहले से ही पता रहता है, क्योंकि दे आर बाइंड विद दैट एग्रीमेंट। इसके लिए क्या होता है, आपकी हर चीज़ क्या है, ट्रांसपेरेंट, ईच एंड एवरीथिंग इज क्लियर फॉर द गवर्नमेंट, फॉर द मेंबर कंट्री, सबके लिए वो क्लियर है। तो थर्ड रूल क्या है, प्रेडिक्टेबिलिटी यानी बाइंडिंग। इसमें क्या है, यू हैव टू बाइंड विद द एग्रीमेंट। आपको एग्रीमेंट के हिसाब से ही चलना है, और हमेशा WTO के जो ऑफिशियल्स हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेक्रेटरीट्स हैं, दे विल एडमिनिस्ट्रेट ऑल द एग्रीमेंट्स। वो देखते हैं कि जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो उस हर एग्रीमेंट के रूल्स के वो फॉलो कर रहे हैं, वो प्रिस्क्राइब्ड लिमिट्स के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, या सम टाइम वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर रहे हैं, तो डिस्प्यूट हो जाता है। तो इसके लिए दे हैव टू बाइंड विद द एग्रीमेंट। देन मेंबर्स विल नॉट क्रिएट एनी बैरियर और एनी चेंज इन द लेवल ऑफ टैरिफ, यानी जो हमने एग्रीमेंट में साइन किया है उन्हीं लिमिट्स को फॉलो करना है कि जितना हमने कस्टम ड्यूटी डाला है उतना ही हमें उस पर इम्पोज करना है, नॉट मोर देन दैट। क्योंकि ज़्यादा डाला दैट मीन्स वी विल ट्राई टू क्रिएट द बैरियर फॉर द अदर कंट्री। तो इस तरह का हमें कोई भी रोक टोक, बैरियर्स, हार्डल किसी और मेंबर कंट्री के लिए नहीं करना है, सो दैट देयर ट्रेड विल बी अफेक्टेड। ना हमें अपने ट्रेड को अफेक्ट करना है, ना ही हमें मेंबर कंट्रीज़ के ट्रेड को जो है वो रुकावट करना है या उन्हें हमें डिस्टर्ब करना है। तो इस तरह से मेंबर्स विल नॉट क्रिएट एनी बैरियर्स, या दे विल नॉट चेंज द
परसेंटेज ऑफ कस्टम ड्यूटीज़ या रेट्स में, या उन कोई न्यू एक्स्ट्रा आप लोगों ने इसमें ड्यूटीज़ जो है वो इम्पोज करनी है, ये सब चीज़ें नहीं करनी है। देन मेंबर्स रिलेशन मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड स्टेबल। आप जो भी काम करोगे एज पर द एग्रीमेंट के हिसाब से करोगे। ईच एंड एवरी थिंग शुड बी क्लियर, ट्रांसपेरेंट इन फ्रंट ऑफ ईच एंड एवरी कंट्री। हर गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स को पता रहता है हम किस तरह से डील करने वाले हैं। तो इससे क्या होता है, एक हेल्दी रिलेशन बनता है, एक स्टेबल एटमॉस्फेयर रहता है, यानी देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी डिस्प्यूट। तो फिर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट नहीं होता। देन फोर्थ प्रिंसिपल है हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन। ये तो हमने ऑब्जेक्टिव में भी देखा। WTO का मेन एम है टू ब्रिंग द हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन। कंपटीशन कैसा होना चाहिए, हेल्दी। कट थ्रोट कंपटीशन नहीं चाहिए कि हम दूसरे कंट्रीज़ के ट्रेड को अफेक्ट करें, नो। हर एक को सपोर्ट करना है, उन्हें इनकरेज करना है, उनका ट्रेड और ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को हमें बढ़ाना है, ना कि कट ऑफ करना है। तो इसके लिए हमेशा WTO के ये एफर्ट्स रहे हैं कि देयर मस्ट बी हेल्दी एंड फेयर कंपटीशन। उसके लिए वो क्या करते हैं, हमेशा हमने पहले ही कहा ट्रेड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। शुरुआत ही हमने इससे की, ट्रेड होगा लेकिन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, कोई फेवरिज्म नहीं, कोई बायस्ड नहीं, हर एक को ट्रीट करना है MFN यानी मोस्ट फेवरेट नेशन। और जब हम ये ट्रीटमेंट रहेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका कंपटीशन क्या हो जाएगा, हेल्दी कंपटीशन, एक बहुत ही स्टेबल कंपटीशन, यानी जिसमें हर कंट्री को एक पॉजिटिव हमेशा रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके बच्चों। देन फिफ्थ उसका प्रिंसिपल है WTO का, दैट इज टू प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्योंकि WTO के फॉर्म होने के पीछे मेन यही पर्पस था कि टू ब्रिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन ईच एंड एवरी कंट्री। क्योंकि हर कंट्री का मेन एम रहता है नॉट ओनली इकोनॉमिक ग्रोथ बट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ सम प्रोग्रेसिव चेंजेस, और वो प्रोग्रेसिव चेंजेस जब हम लाते हैं तो उसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, मैनेजरल चेंजेस आते हैं, मार्केटिंग चेंजेस आते हैं। और वो चेंजेस हमें कैसे मिलेंगे, जब WTO ने हमारे लिए पूरे वर्ल्ड के डोर्स को ओपन कर दिया। वी विल ट्राई टू एडजस्ट विद द डिफरेंट कंट्रीज़। हम उनके टेस्ट, उनके प्रेफरेंस, उनके चॉइस के हिसाब से प्रोड्यूस करेंगे। तो इस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस आएंगे, रिसोर्सेज में बदलाव होगा, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हर कंट्री को मिलेगा। क्योंकि हर एक के इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं, चाहे वो मार्केटिंग के हो, चाहे मैनेजमेंट के हो, चाहे प्रोडक्शन के हो, चाहे वो डिफरेंट चाहे सेक्टर्स में हो, चाहे एग्रीकल्चर, चाहे इंडस्ट्री सेक्टर हो, चाहे सर्विस सेक्टर्स हो, ये सब आइडियाज़ हर कंट्रीज़ के साथ जब शेयर होने लगेंगे तो प्रोग्रेसिव चेंजेस आएंगे। जैसे डिफेंस सिस्टम में क्या नए चेंजेस किस कंट्री ने किया, हम भी लेके आएंगे। ओके, ये हमने डिफेंस सिस्टम में किया। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में किस तरह से चेंजेस आया, किस तरह से हम रिसोर्सेज को जो है बचा सकते हैं, कैसे सोलार एनर्जी को हम ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं, ये पैटर्न हमने सीखा। या ट्रांसपोर्टेशन में कौन से न्यू मेथड जो है किसी और कंट्री ने इनोवेट किए, हम भी ला सकते हैं। तो इस तरह से जब एक हर कंट्रीज़ के साथ हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग होगा, तो यू विल सी दैट lots of economic development you will find in agriculture sector, in industrial sector as well as in सर्विस का सेक्टर। बैंकिंग सेक्टर में बदलाव देखो, एजुकेशन सेक्टर में बदलाव देखो, हेल्थ सेक्टर में आप बदलाव देखो, टूरिज्म सेक्टर में आप बदलाव देखो। इट इज़ ओनली विद द ब्लेसिंग्स ऑफ WTO। ये सिर्फ डेवलपमेंट हुआ है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, जिसमें मैंने कहा बच्चों आज एट प्रेजेंट 164 मेंबर्स आर देयर। और ये 164 मेंबर्स जो हैं, ये पूरे वर्ल्ड ट्रेड का 98% ट्रेड को ऑक्यूपाई करते हैं। यानी हम इतना उसमें इन्वॉल्व रहते हैं।
98% of world trade is conducted by WTO. ग्रेट सक्सेस. ओके, तो ये है हमारे 5 प्रिंसिपल्स, यानी ट्रेड लेकिन विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, नो रिस्ट्रिक्शन, प्रेडिक्टेबिलिटी यानी आप बाइंडिंग हो, हर चीज़ ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, क्लियरली दिखनी चाहिए, हेल्दी और फेयर कंपटीशन, और हमारा प्रमोट करना है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी सम प्रोग्रेसिव चेंजेस. ओके बच्चों, नाउ लास्ट पार्ट, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ WTO. WTO काम क्या करता है, फंक्शंस क्या करता है. हमने कहा कि हमेशा WTO एक ऐसा लीगल फ्रेम आउट और इंस्टीट्यूशनल फ्रेम आउट वो कंस्ट्रक्ट करता है जिसमें हर तरह की सर्विसेज वो प्रोवाइड करता है, जिसमें जितने भी उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं यानी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो वंस इन 2 ईयर्स आपस में मिलते हैं, उनके डेलीगेट्स हो, उनके एम्बेसडर्स हो, वो हमेशा मीट करते हैं. जैसे मैंने कहा जेनेवा में, इन स्विट्ज़रलैंड में, या हमेशा कुछ जो बदलाव हमने लाए हैं, जैसे दोहा डेवलपमेंट एजेंडा सेट हुआ था, लॉन्च हुआ था इन 2001. उनके बाद इस WTO ने सर्विस सेक्टर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया. तो बदलाव आते रहते हैं, वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आते रहते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने फंक्शंस को थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं. अब पहला फंक्शंस है टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स, क्योंकि WTO को हमने सेटअप क्यों किया, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड की रिस्ट्रिक्शंस रिड्यूस हो जाए. तो पहला हमारा फंक्शन था टू रिड्यूस ट्रेड बैरियर्स. ट्रेड के जितने भी बैरियर्स हैं, रुकावटें हैं, वो कम करना है. यानी आपको टैरिफ कट जो है उसको कंट्रोल करना है, फिर टैरिफ कट नहीं होना चाहिए उसको कंट्रोल. टू रिड्यूस नॉन टैरिफ मेजर्स, अगर कोई कंट्री नॉन टैरिफ मेजर जैसे कोटा है उनको फॉलो करती है तो उनको भी हमें कंट्रोल करना है. तो इस तरह से टैरिफ या नॉन टैरिफ मेजर्स को इस तरह से WTO हैंडल करती है ताकि मेंबर कंट्रीज़ को उनका कोई भी एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं हो. ओके, इसके लिए टू रिड्यूस द ट्रेड का बैरियर्स, यानी जितनी भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटाना है, यानी लिबरलाइजेशन लाना है. अभी हम लेके आए लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड, एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर. नंबर 2, फोरम फॉर निगोशिएशन. कभी भी हर कंट्रीज़ जब भी किसी दूसरे कंट्रीज़ के साथ डील करती है तो पहला तो एक ओपन टॉक रहता है, लेकिन फिर भी WTO ने वहाँ पे एक फोरम बनाया है, एक कमेटी है जो निगोशिएशन में हेल्प करती है, हर चीज़ में उन्हें सपोर्ट करती है. तो इसके लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन, प्रॉपर करस्पॉन्डेंस कैसे करना है, किस तरह से उनके साथ डील करना है, क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या लीगल सेट ऑफ कंडक्ट है, ये सब लीगल जो भी रिक्वायरमेंट है उनको सेटिस्फाई करता है फोरम ऑफ निगोशिएशन. ओके, देन थर्ड, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट. अब कभी कभी बिजनेस है, अब बिजनेस है तो हर एक कंट्री चाहेगा मेरा बिजनेस ज़्यादा हो, और सम टाइम फॉर द सेल्फ इंटरेस्ट ऐसा हो जाता है कि उस सेल्फ इंटरेस्ट को प्रमोट करने के चक्कर में वी विल ट्राई टू कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ अदर कंट्रीज़. दूसरे कंट्रीज़ के इंटरेस्ट को हम थोड़ा अफेक्ट होने लगता है, उन्हें थोड़ा नुकसान होने लगता है तो उन्हें पिंचिंग होने लगता है, या कभी दूसरे देश की वजह से हमारे ट्रेड को अफेक्ट होता है तो हमें पिंचिंग होने लगता है. तो सपोज ऐसा पेन टेकिंग एटमॉस्फेयर कभी कभी आता है तो इट विल टेक द शेप ऑफ सम डिस्प्यूट. कभी कभी डिस्प्यूट होता है, और सपोज डिस्प्यूट होता है तो WTO टेक द एफर्ट्स टू सेटल दैट डिस्प्यूट्स, यानी वो डिस्प्यूट को सेटल करते हैं. एंड द मोस्ट हार्मोनियस वे टू सेटल दीज डिस्प्यूट, वो क्या करते हैं, दे विल फॉलो द न्यूट्रल प्रोसीजर. और वो न्यूट्रल प्रोसीजर जो रहते हैं मोस्टली बेस्ड ऑन एग्रीड लीगल एग्रीमेंट, यानी फाउंडेशन जितने भी रहते हैं, क्योंकि हमने एग्रीमेंट साइन किया है, फिर वो हमें बताते हैं देखो आपने एग्रीमेंट में ये बोला था, अब आप ये कर रहे हो, यानी देखो कितना हार्मोनियस वे था, कितना पीसफुल वे था. वो हैंडल करते हैं. अगर डिस्प्यूट हुआ तो दे विल ट्राई टू इंटरफियर,
वो इंटरफियर करते हैं और फिर इस तरह के जो भी क्लैशेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उन्हें रिजॉल्व कर देते हैं। तो WTO का मेन काम क्या होता है? फॉर द सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट। और वो कैसे डिस्प्यूट सेटल होता है? बाय द सिस्टमैटिक रूल्स एंड प्रोसीजर्स। वो न्यूट्रल प्रोसीजर्स इस तरह से फॉलो करते हैं, वो एग्रीमेंट दिखाते हैं, भाई ये रूल्स है, आपने ये फॉलो किया नहीं है, अब आपको करना है, तो सामने वाला जो कंट्री होगा उसका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह से हमें जो भी करना है, जिस भी डील में हम जा रहे हैं, चाहे वो गुड्स से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात हो, वॉट एवर में बी, वी हैव टू मूव विद इन द एग्रीड लिमिट्स। हमें लिमिट्स के हिसाब से चलना है। एंड सपोज अगर ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट या क्लैशेस आता भी है तो हमारा WTO का जो मेंबर्स हैं, दे विल ट्राई टू रिजॉल्व ऑल दीज डिस्प्यूट। देन टू हेल्प, फोर्थ फंक्शन, टू हेल्प IMF एंड IBRD। अब ये क्या है? हमेशा WTO जो रहता है, it will always help and cooperate the two organization, that is IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन, और उसके साथ साथ IBRD। जब हम बोलते हैं IBRD तो क्या है IBRD? IBRD मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्योंकि जब इंटरनेशनल लेवल पे बहुत कंट्रीज़ के साथ डील करते हैं तो फाइनेंशियल मैटर्स रहते हैं, और जब वो फॉरेन मैटर्स रहते हैं, फॉरेन करेंसी से रिलेटेड बहुत सारे डिसीजंस जब आते हैं, यानी मॉनेटरी पॉलिसीज़ की जब बात आती है रिलेटेड विद द एक्सटर्नल अफेयर्स, तो उसमें WTO हमेशा IMF को और IBRD को सपोर्ट करती है। इससे क्या होता है, हर कंट्रीज़ के साथ जिनकी भी कोई फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हो, कभी उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत हो, या उनको सपोज डेवलपमेंट के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स में कुछ गाइडलाइंस चाहिए, तो ऑल दीज विल बी प्रोवाइडेड थ्रू दिस IMF एंड IBRD। तो इसके लिए WTO किसको हेल्प करती है? IMF एंड IBRD। IBRD यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो मोस्टली फाइनेंशियल जितना भी मूवमेंट होता है, फ्लो ऑफ फंड्स रहता है, यानी फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी को उनको मॉनिटर करना, उन्हें कंट्रोल करना, उन्हें सपोर्ट करना, उन्हें गाइडलाइंस देना, ये सब WTO का काम रहता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है फिफ्थ फंक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। अब जब एग्रीमेंट की बात आई, हमने कहा था दैट इज़ प्रेडिक्टेबिलिटी यानी बाइंडिंग एंड ट्रांसपेरेंटी। अब जब हम बात कर रहे हैं कि जब 1995 से WTO केम इनटू द पावर, यानी उसका एग्जिस्टेंस आया हमारे सामने, तो यूरेगा राउंड में देयर वाज 29 एग्रीमेंट पास्ड। 29 एग्रीमेंट्स को पास किया गया विद डिफरेंट कंट्रीज़। अब उन 29 एग्रीमेंट को हर कंट्री कैसे फॉलो करेगा? वो प्रॉपर लीगल फ्रेमवर्क के हिसाब से चल रहा है, वो प्रॉपरली वो ट्रेडिंग जो भी रूल्स है वो फॉलो कर रहा है, उतने फंड्स वो प्रोवाइड कर रहा है, उतना क्वालिटी वो प्रोवाइड कर रहा है, उतना स्टैंडर्ड वो प्रॉपरली फॉलो कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग। हर चीज़ को एडमिनिस्ट्रेट करना किसका काम है? WTO। यानी जितनी भी एग्रीमेंट साइन हुई, क्योंकि हमने पहले ही कहा WTO में क्या है, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स हुई हैं विद सो मेनी कंट्रीज़, और उन कंट्रीज़ के साथ जब आप अलग अलग डील कर रहे हो तो WTO का काम रहता है टू मॉनिटर, टू एडमिनिस्ट्रेट ऑल द एग्रीमेंट्स, कि वेदर दैट मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो डील कर रही हैं, वो उनके साथ जो भी उनका एग्रीमेंट है वो उनके प्रॉपर लिमिट्स के हिसाब से डील कर रही हैं, या दे आर नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड्स। क्योंकि ये हर एक कंट्री के रेपुटेशन का भी क्वेश्चन होता है, और प्लस उसके साथ साथ मोस्टली क्योंकि उन्होंने वो हर एक चीज़ को उन्होंने वहाँ एग्रीड किया है, एंड इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग द एग्रीमेंट, अगर वो एग्रीमेंट फॉलो नहीं करे, मतलब दे आर नॉट बाइंडिंग, दे आर नॉट ट्रांसपेरेंसी, वो मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर दे विल टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट कंट्री, वो उस कंट्री के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट, इसमें 29 एग्रीमेंट जो था
वो यूरेगाय एग्रीमेंट जो राउंड हुआ था 1994 में, उन सब 29 एग्रीमेंट्स को वो हमेशा मॉनिटर करते हैं कि वो एज़ पर रूल्स रेगुलेशन कोड ऑफ कंडक्ट के हिसाब से डील कर रहे हैं। जितना उन्होंने टैरिफ बोला था उतना ही वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ, उसके बाद दोहा डेवलपमेंट एजेंडा लॉन्च हुआ था 2001, जिसके बाद सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी बदलाव हुआ था, तो वो उसको भी फॉलो करते हैं। तो वो सब एडमिनिस्ट्रेट करना किसका काम है बच्चों? WTO का काम है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एग्रीमेंट। देन सिक्स्थ फंक्शन है टू एग्जामिन फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज। अब जब हम डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ डील कर रहे हैं तो बट नेचुरल एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बनेगी। अब उस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमारे पास कितनी करेंसी है, हम कितनी और करेंसी बोरो कर रहे हैं, किस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ डील कर रहे हैं, किस तरह से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी है, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी यानी जितनी भी फॉरेन अफेयर्स से रिलेटेड हमारी पॉलिसीज़ हैं, इन सब को केयरफुली एग्ज़ामिन करना, एवेल्युएट करना, एडमिनिस्ट्रेट करना, ये किसका काम है? WTO का। ताकि जो भी ट्रेड हो वो ऑन फेयर ग्राउंड हो, ताकि जो भी कंपटीशन वो फेयर और हेल्दी कंपटीशन हो। इसी के लिए हमेशा WTO क्या करता है? एग्जामिन करता है ऑल द फॉरेन ट्रेड कंपटीशन यानी पॉलिसीज़, सब पॉलिसीज़, हर एक कंट्रीज़ के फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ को वो मेजर करता है। किस तरह से हम मॉनेटरी पॉलिसी अपने देश में फॉलो कर रहे हैं, कितना हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिया हुआ है, कितना वी हैव लेंड आवर रिसोर्सेज इन द फॉरेन कंट्री, इनका पोर्टफोलियो लेवल कितना है, हर एक चीज़ WTO के माइंड में रहते हैं। और नॉट ओनली दैट, लेकिन उसके साथ साथ IMF वो भी केयरफुली हमारे इन सब चीज़ों को एग्जामिन करता रहता है। क्योंकि सपोज़ कभी भी हमें जब फाइनेंशियल कोई भी ज़रूरत पड़ती है तो हम किससे बोरो करते हैं? या तो IMF से लेते हैं, बराबर, या तो वर्ल्ड बैंक से लेते हैं, ओके, इन सब से ही लेते हैं। तो इन सब जब ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम डील करते हैं तो इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप वॉच ऑन अस। तो वो भी तो हमारे ऊपर वॉच रखेंगे, दे विल कीप कीन आई ऑन अस, वो भी हमारे ऊपर आए रखेंगे कि वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनका इम्प्रूवमेंट लेवल कितना है, उनका प्रोडक्शन सच भी कितना बड़ा, उनका प्रॉफिट लेवल कितना बड़ा, वेदर दे आर एबल टू रीपे द फंड्स विथ इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कोई फाइनेंशियल क्राइसिस तो नहीं आएगा, क्योंकि एक कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो पूरे दूसरे देशों में भी प्रॉब्लम आएगा। तो ये सब चीज़ें बहुत माइन्यूटली केयरफुली एग्जामिन कौन करता है? WTO। तो वो एग्जामिन करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी। और सपोज अगर उनको लगता है किसी देश को प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम उनको सजेस्ट करें तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, तो दूसरा फंक्शन है कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो वो हमें कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, वो हमें गाइडलाइंस भी देते हैं कि किस तरह से, अगर सपोज़ हमारे डेफिसिट सिचुएशन भी है, जैसे हम देखते हैं कि मोस्टली हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, अब बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम रहता है तो थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि अगर वो सरप्लस है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन अगर वो डेफिसिट है तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, क्योंकि हमने क्या किया है? इंपोर्ट ज़्यादा किया है, एक्सपोर्ट कम किया है, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम आता है। इसमें हमें बोरो करना पड़ता है, फिर हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जब इस तरह का पोजीशन आता है तो सम टाइम हाउ टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम, कैसे हम ओवरकम करें, हाउ टू इम्प्रूव अवर फाइनेंशियल पोजीशन, स्पेशली फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को हम कैसे इम्प्रूव करें, इसमें WTO भी हमें कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है। क्लियर बच्चों? देन लास्ट फंक्शन टू कलेक्ट द फॉरेन ट्रेड इंफॉर्मेशन, यानी जो WTO है दे विल ट्राई टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन, वो हमारे लिए बहुत सी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके देता है। जैसे एक्सपोर्ट का डेटा क्या है हर कंट्री का, इंपोर्ट का डेटा क्या है, या आपने एक्सटर्नल डेब्ट कितना लेके रखा है, आपने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना लेके रखा है, आपकी लेंडिंग कैपेसिटी कितनी है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको WTO एक कलेक्ट करके अपने बुकलेट में वो पूरा डेटा आपको रिपोर्ट में देता है।
यानी दे विल ट्राई टू गाइड भी करता है, सपोर्ट भी करता है, एंड दे विल ट्राई टू इवेल्युएट योर परफॉर्मेंस। वो आपके परफॉर्मेंस को भी जज करते हैं कि हर मेंबर कंट्री वेदर दे आर परफॉर्मिंग वेल और दे आर नॉट डूइंग वेल, या वो बराबर काम नहीं कर रहे हैं, या कहाँ पे उनका मिस्टेक जा रहा है। मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, फंडिंग में प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम है, या कहीं और लेबर के इश्यूज़ हैं, लाइक दैट दे विल ट्राई टू फाइंड आउट, ताकि जो हमारे जितने भी डिफिशेंसीज हैं इनको हम ओवरकम करके प्रोडक्टिविटी को ओवरऑल बढ़ाएं, क्योंकि यही मेन काम है WTO का कि हर मेंबर कंट्री को सपोर्ट करना। तो WTO के फंक्शंस कितने थे हमने बच्चों पढ़ा? 8 फंक्शंस, दैट इज़ टू रिड्यूस ट्रेड के बैरियर्स यानी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स को रिड्यूस करना, फोरम फॉर द नेगोशिएशन, कमेटी बना देना, फोरम नहीं समझ में आया तो कमेटी फॉर द नेगोशिएशन, नेगोशिएशन यानी आप जब बात करते हो, जब आप किसी के साथ बात करोगे तो बातों से, नेगोशिएशन से बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन तो ऐसे ही हो जाते हैं, तो फोरम फॉर नेगोशिएशन। और उसके बाद भी अगर सपोज कहीं प्रॉब्लम आता है तो दे विल ट्राई टू सेटल द डिस्प्यूट, वो डिस्प्यूट को सॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करते हैं बाय मेकिंग द सिस्टमैटिक रूल्स। ओके, देन दे विल ट्राई टू हेल्प द IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड IBRD जैसी ऑर्गेनाइजेशन यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल द एग्रीमेंट्स, जितने भी मेंबर कंट्रीज़ के बीच में एग्रीमेंट हुई है उनको ऑब्जर्व करना, उनको मॉनिटर करना, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से उनको चलाना, ताकि कोई भी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करे और किसी भी कंट्री की वजह से दूसरे देश को कोई भी ट्रबल या प्रॉब्लम नहीं हो। दे विल ट्राई टू एग्जामिन देयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़, किस तरह से वो ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से उनका एक्सचेंज पॉलिसी है, किस तरह से एक फॉरेन करेंसीज़ का रिज़र्व है, तो वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये सब चीज़ों को एग्जामिन कौन करता है? WTO। देन इन सम केसेस इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड बाय एनी नेशन तो दे विल प्रोवाइड कंसल्टेंसी सर्विसेज, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दे विल कलेक्ट द फॉरेन ट्रेड इंफॉर्मेशन, जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का डेटा, देन FDI का लेवल क्या है, ये हमारा एक्सटर्नल डेप्ट यानी बोरोड फंड कितना है, कितना इंटरेस्ट जा रहा है, ये सब चीज़ें जो है वो आपको WTO कलेक्ट करके देता है। ओके बच्चों, तो ये था आपका वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हमने ऑब्जेक्टिव्स भी पढ़ा, प्रिंसिपल्स भी पढ़ा और फंक्शंस भी डिस्कस किए। ओके, लेकिन जब आप एग्ज़ाम में लिखते हो तो एग्ज़ाम में आपको सब डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स कहा तो NE 6-7, अच्छा प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल्स भी यहाँ पे आप NE 4 प्रिंसिपल्स आप सजेस्ट कर सकते हो, और जब फंक्शंस की जहाँ पर बात आई है तो NE 5-6 फंक्शंस आप लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा कंबाइन आता है TTY लेवल पे कि WTO क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव, प्रिंसिपल और फंक्शंस क्या हैं, तो सब एक साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। वंस यू अंडरस्टूड आप समझ लो, उसके बाद सिलेक्टेड पॉइंट्स एज पर यूर कन्वीनियंस आप लिख सकते हो। ओके बच्चों, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो you can share with your maximum friends, and if you want my handwritten notes, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको समझाया in the same manner I have provided in my notes. So if you want my handwritten notes, the link is given in the description box. Thank you.